हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? फटाफट से आ जाइए। और आज हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा वो आज हमारा थिन फिल्म इंटरफ्रेंस और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म और न्यूटन्स रिंग पे हमारा आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो पूरी तरीके से बेस्ड है यूपीएलटी साइंस जीआईसी के एग्जाम के लिए। हालांकि अगर आप तैयारी एमआरएस, केवीएस, एनवीएस, बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके अब बिना समय व्यर्थ के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है आपके पास। और क्योंकि आपके पास जो वीडियो पहुंचती है वो शायद 1 घंटे की होती है, लेकिन मुझे यहाँ पे टाइप करने में, क्वेश्चन को टाइप करने में, पूरे क्वेश्चन को टाइप करने मतलब पूरा वीडियो बनाने में मुझे कम से कम 2.5 से 3 घंटा लग जाता है। लेकिन आपके पास वो आता है 1 घंटे का। वजह सिर्फ इतनी है कि मुझे क्वेश्चन को टाइप करना पड़ता है, मुझे क्वेश्चन को लिखना पड़ता है, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग लिखना पड़ता है। फिर तो सॉल्यूशन मैं आपके सामने करूंगा, मैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। तो इसी तरह की क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे यूपीएलटी साइंस और जीआईसी के एग्जाम में। दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका एग्जाम है यूपीएलटी और जीआईसी का। बार बार मौका आता नहीं है, तो आप बहुत अच्छे से अगर तैयारी कर लेंगे तो आपका ये आराम से निकल जाएगा। क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस 11-12 के नहीं है दोस्त। ये सारे क्वेश्चंस ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस है, बीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं। आपने बीएससी लेवल में सारे क्वेश्चंस किए होंगे। खैर, अगर आपने नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ से आपको करके दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कुछ अपनी राय देनी है, अपनी एडवाइस देनी है, तो आप अपनी राय, अपनी एडवाइस दे सकते हैं। और कुछ सुझाव अगर आप देना चाहते हैं, मुझे कुछ सुझाव दे सकते हैं। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। मेरा समय है कॉलेज से आने का। मैं कॉलेज से आ जाता हूँ 12:30 पौने 1 बजे के बीच में कॉलेज से आ जाता हूँ। फिर मेरे पास समय रहता है 1 से 1.5 घंटे का समय रहता है। तो मैं सोचता हूँ कम से कम 2 घंटे के अंदर मैं अपनी जितनी वीडियोस बना सकूँ बना दूँ। चलिए, तो अभी सब बात बाद में होगी। चलते हैं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है और ये यूपीएलटी जीआईसी का क्वेश्चन है। बहुत ही आराम से करिएगा और इस तरह के क्वेश्चंस को गलत बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो बहुत ही ध्यान से आप करिए। अगर आपने थ्योरी पार्ट पढ़ ली है, अब आप क्वेश्चन करिए। हिंदी में अलग लिखा है, इंग्लिश में अलग लिखा है। अ फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक फिल्म है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है एंड ऑफ थिकनेस 250 नैनोमीटर, मतलब उसकी थिकनेस कितनी है? 250 नैनोमीटर की उसकी थिकनेस, मतलब चौड़ाई है। इसको रखा गया है प्लेस्ड इन द एयर, इज इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा की लाइट के साथ इसको इल्यूमिनेट किया गया। टू ऑब्जर्व द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे क्या लिखा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए, हाँ, टू ऑब्जर्व द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन द रिफ्लेक्टेड रे, ये देखिए क्या लिखा हुआ है? रिफ्लेक्टेड रे लिखा हुआ है। मतलब थिन फिल्म में आपको, अब बात तो हो रही थिन फिल्म की, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और किस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है? रिफ्लेक्टेड लाइट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। When light is incident on the film by making an angle of 60 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतित कोण दिया गया है। द वैल्यू ऑफ लैम्डा, उस मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ आपसे पूछ रहा है दोस्त। तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप टिक मार्क लगा लीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपने सारी चीजें समझी होंगी और आपको ये पता है कि थिन फिल्म के केस में मैंने आपको बताया था कि जब रिफ्लेक्टेड रे आपस में कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करती हैं, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करती हैं, तो उस केस में इनकी पाथ डिफरेंस कितना होता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो पहले एक काम करते हैं, आप थिन फिल्म अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले जाइए आप थिन फिल्म पढ़िए। मैंने अपने ही चैनल पे थिन फिल्म और न्यूटन्स रिंग को बहुत ही बेसिक से समझा दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में नहीं आता है और बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने इसको समझा दिया है। चलिए अब बात करते हैं थिन फिल्म की और इस क्वेश्चन को किस अप्रोच के साथ आप सॉल्व करेंगे। आप कुछ इस तरह से समझिए कि ये एक आपके सामने थिन फिल्म है और एक लाइट रेस ऐसे इंसिडेंट हो रही है और ये कितना एंगल बना रही है? ये दे रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपको पता है कुछ लाइट रेस रिफ्लेक्ट होती है, कुछ लाइट रेस क्या होगी? ट्रांसमिट हो जाएगी। अब लाइट रेस जब यहाँ पे आएगी तो ये ट्रांसमिट कर जाएगी लाइट रेस, लेकिन कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट कर जाएगा। फिर यहाँ से इसका क्या होगा? इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ से लाइट रेस पास कर जाएगी, फिर यहाँ से क्या होगा? इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इसका सक्सेसिव रिफ्लेक्शन होता है। अब यहाँ से भी लाइट रेस क्या करेगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये दोनों रेस, ये जो आप देख रहे हैं, इन दोनों रेस के बीच में क्या हो रहा है? सुपरपोजिशन हो रहा है। तो इन दोनों रेस के बीच में जब सुपरपोजिशन होगा तो ये दोनों रेस किस, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? λ/2 का पाथ डिफरेंस होगा। तो अब आप मुझे बताइए कि थिन फिल्म के केस में पाथ डिफरेंस कितना निकलता है? थिन फिल्म के केस में पाथ डिफरेंस निकलता है 2 μ t
cos r माइनस लैम्डा बाई 2, ये निकलता है, ये आप सब जानते हैं। अब कंडीशन है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व किया गया, देखिए लिखा गया टू ऑब्जर्व कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन द रिफ्लेक्टेड लाइट। हिंदी में भी लिखा गया है कि अपवर्तनांक इतना और 250 नैनोमीटर मोटाई वाली एक पतली फिल्म जो हवा में रखा जाता है, इसे लैम्डा तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के साथ प्रकाशित किया गया। परावर्तित प्रकाश में रचनात्मक व्यतिकरण या संपोषी व्यतिकरण का निरीक्षण करने के लिए जब प्रकाश को 60 डिग्री का कोण बनाकर फिल्म पर आपतित किया जाता है, तब उस लाइट के मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो थिन फिल्म के केस में आपसे पार्ट डिफरेंस तो ये, अब बात आती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। आपको पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में थिन पार्ट डिफरेंस कितना होता है, n लैम्डा होता है। अब आप कर दीजिए दोनों को बराबर, जब आप दोनों को बराबर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 म्यू t cos r माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्त, n लैम्डा मिलेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो आपसे पूछा जा रहा है वेवलेंथ, क्या पूछा जा रहा है, वेवलेंथ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो थिकनेस दी गई है ना, मतलब कि जो एक पतली सी फिल्म की जो थिकनेस दी गई है वो मिनिमम थिकनेस दी गई है। क्या दी गई दोस्त, इसकी मिनिमम थिकनेस है। और मिनिमम थिकनेस के केस में आप जानते हैं n बराबर कितना होता है, उस केस में n बराबर 0 हो जाता है। किस केस में, मिनिमम थिकनेस के केस में n बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं अब इसको डिस्कस करेंगे आगे। तो यहाँ पे केस क्या है, 2 म्यू t cos ऑफ r इज इक्वल टू n लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2। सही मानों में क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूं, एक मिनट। यहाँ पे देखिए, इसमें और इस चीज को यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मैंने लिख दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है फिल्म की न्यूनतम मोटाई के मामले को मानते हुए, यहाँ पे लिख लीजिएगा फिल्म के न्यूनतम मोटाई, न्यूनतम फिल्म की मोटाई कैसी है, न्यूनतम मोटाई, फिल्म की मोटाई एकदम न्यूनतम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो फिल्म की मोटाई एकदम पतली न्यूनतम मोटाई है। चलिए, तो अब एक काम करने वाले हैं कि जब फिल्म की मोटाई एकदम न्यूनतम होती है तो उस केस में n बराबर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखिए फॉर मिनिमम थिकनेस ऑफ फिल्म की मिनिमम थिकनेस के लिए n बराबर कितना होता है, 0। ये आप इसको अच्छी तरह याद रखिएगा, n बराबर 0 पुट करिए तो ये टर्म पूरी तरह से खत्म हो गया। तो आपको क्या मिलेगा, 2 म्यू t cos r बराबर मिलेगा n लैम्डा, मतलब लैम्डा बाय 2। क्या मिलेगा दोस्त, लैम्डा बाय 2 मिल जाएगा। चलिए, इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पे देखिए, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इस पतली सी फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया, 1.3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। क्या हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, वजह ये है कि हमें ये r निकालना है, हमें ये क्या निकालना है, r निकालना है। अब इस मीडियम का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने के लिए आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस बिंदु पे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे फटाफट क्या करने वाले हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई स्नेल्स लॉ, हिंदी में क्या लिखेंगे, स्नेल का नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार अगर इस बिंदु पर स्नेल का नियम लगा दिया जाए तो आपको क्या फॉर्मूला होता है, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, इस माध्यम का अपवर्तनांक। इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, 1.3 का अपवर्तनांक है। हमें आर निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, आर निकालना है। ठीक है, चलिए, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन आर बराबर साइन आई डिवाइडेड बाय 1.3, और साइन आई मतलब साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है दोस्त, √3/2 होती है। तो √3 का मतलब 1.7 और अपॉन 2 मतलब 2.6 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट हटा देंगे, 17/26 आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये साइन आर की वैल्यू निकली है। अगर आपको साइन आर पता है तो आप कॉस आर निकाल सकते हो, बिल्कुल। अगर आपको पता है ये ट्रायंगल, अगर आप जानते हैं, मान लीजिए जैसे आपका ये एंगल आर है, इसके सामने आपका क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है दोस्त, 17, कर्ण कितना है, 26। तो क्या आधार निकाल सकता है, बेस हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस की इक्वेशन से। हम पाते हैं पाइथागोरस की इक्वेशन से ये निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरह से आप क्या निकालेंगे, यहाँ पे cos r का मान निकालेंगे, cos अल्फा का मान निकालेंगे, मतलब यहाँ पे r करिए, यहाँ पे r कर दीजिए। आप cos r का मान निकाल सकते हैं बेस बटे 26। अब आप बेस कैसे निकालेंगे, बेस निकालने के लिए आपको पता है अंडर रूट के अंदर 26 का स्क्वायर करेंगे माइनस 17 का स्क्वायर करके आप बेस निकाल लेंगे, और यहाँ से आप cos r के मान निकाल लेंगे।
और cos r का जब आप मान निकालेंगे तो देखिए cos r का मैं मान आपको बता देता हूं 0.6 आप cos r का मान निकालिए कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, निकाल के देख लीजिएगा दोस्त, cos r का मान आ जाएगा 0.6, आप निकालिएगा 101% कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम सारी चीज को उठा के वहां पे पुट कर देंगे। तो देखिए 2 म्यू कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है और कितना रिफ्रैक्टिव दिया गया 1.3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, बोलो ठीक है। और टी क्या है दोस्त, थिकनेस, ठीक है थिकनेस, और थिकनेस दी गई है 250 नैनोमीटर। तो 250 नैनोमीटर मतलब 250 और नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर -7। भाई 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है 10 टू द पावर 7 होता है कि नहीं, 1 नैनोमीटर बराबर बताइए कितना होता है। अच्छा आंसर तो हमारा नैनोमीटर में, अच्छा आंसर तो नैनोमीटर में तो आना है ना, तो नैनोमीटर रखने की जरूरत नहीं है, नैनोमीटर को मीटर में करने की जरूरत है, इसको नैनोमीटर में छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय cos r कितना है 0.6 है, इज इक्वल्स टू आप यहां पे क्या करेंगे λ/2 कर देंगे, क्योंकि n की वैल्यू 0 हो गई, मिनिमम उसकी चौड़ाई जो फिल्म की चौड़ाई किसी है न्यूनतम है ना, तो उसके लिए n बराबर 0 कर दीजिएगा, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, λ/2 हो जाएगा। यहां से आप लैम्डा निकाल लेंगे कितना जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1.3 मल्टीप्लाई बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 0.6। आप इसको सिंपलीफाई करिए दोस्त और लैम्डा बराबर हो जाएगा 780 नैनोमीटर, करके देख लीजिएगा आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा करके। अब आपको समझ में आ गया कि आपने किस अप्रोच के साथ किया है। यहां से आपको डायरेक्ट cos r की वैल्यू नहीं दी गई थी, आपतित कोण दिया गया था यहां पे आपको, तो आप यहां पे sin i अपॉन sin r स्नेल्स लॉ अप्लाई करके आपने यहां पे क्या निकाल लिया cos r का मान निकाल लिया। चलिए, हो सकता हो यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बने रहेगा। ये ट्रांसमिटेड रे है, ट्रांसमिटेड रे के बीच में भी व्यतिकरण होता है और सेंटर पे कौन सी फ्रिंज बनती है, ब्राइट फ्रिंज बनती है, और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी इंटरफेरेंस होता है, यहां पे सेंटर पे कौन सी फ्रिंज बनती है, डार्क फ्रिंज बनती है, मैं आपको बता चुका हूं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। बच्चों अब देखिए सबसे बढ़िया वाला ये क्वेश्चन है न्यूटन्स रिंग का, ठीक है, ये न्यूटन्स रिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, पहले पॉज कर क्वेश्चन सॉल्व करिए। न्यूटन के वलय प्रयोग में पांचवें चमकीले वलय का व्यास 4 मिलीमीटर है। यदि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उपयोग किया जाता है तो समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। इंग्लिश में लिखा हुआ है इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ द फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। अब आप ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहा है, डायमीटर, और किसकी, ब्राइट फ्रिंज के डायमीटर की बात कर रहा है, ठीक है, इज 4 मिलीमीटर। इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। उस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। अगर आपने मेरी थ्योरी क्लास देखी है तो मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन आप बहुत ही आराम से सॉल्व कर लेंगे, और अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले आप थ्योरी क्लास देख लीजिए, फिर आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान लगेंगे और बहुत ही इजी लगेंगे, आप यकीन मानिए मेरा। आपको पता है कि हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट केस डिस्कस किए थे और 2 इंपॉर्टेंट केस हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किए थे, और वो इंपॉर्टेंट केस क्या था, डायमीटर ऑफ या रेडियस ऑफ डार्क फ्रिंज की रेडियस। न्यूटन्स रिंग के एक्सपेरिमेंट में डार्क फ्रिंज की रेडियस का फॉर्मूला क्या था, रेडियस ऑफ nth डार्क फ्रिंज, रेडियस ऑफ nth डार्क फ्रिंज, nth डार्क फ्रिंज की रेडियस का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट के अंदर n लैम्डा r, ये फॉर्मूला था, ठीक है। यहाँ पे r क्या होता है, r होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, n होता है ऑर्डर ऑफ डार्क फ्रिंज का ऑर्डर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डायमीटर की, भाई ये तो रेडियस हो गया, अब अगर डायमीटर की बात करें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डायमीटर ऑफ nth डार्क फ्रिंज, nth डार्क फ्रिंज के डायमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, डायमीटर बराबर हो जाएगा 2 into रेडियस ऑफ nth डार्क फ्रिंज, तो 2 रेडियस ऑफ nth डार्क फ्रिंज कितना है, n लैम्डा r। तो ये 2 फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये डार्क फ्रिंज का केस है, बट आपसे पूछा गया है ब्राइट फ्रिंज का केस। देखिए आपसे पूछा गया है ब्राइट फ्रिंज का केस पूछा गया है। तो रिंग कैसे बन रही है दोस्त, ब्राइट रिंग बन रही है। अब आप मुझे बताइए रेडियस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज या nth ब्राइट रिंग की रेडियस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग फ्रिंज। अब इस केस में तो फ्रिंज किस फॉर्म में है, रिंग के फॉर्म में है ना, तो आप इसको रिंग बोलिए, कोई दिक्कत नहीं।
तो रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग का रेडियस का फॉर्मूला फटाफट से अगर आपको याद हो तो बताइए क्या फॉर्मूला था। Rn इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2n+1 लैम्डा r बाय 2। क्या ये फॉर्मूला था? यहाँ पे लिखा हुआ n, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये n लिखा हुआ है। बहुत ही आराम से बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल ये फॉर्मूला था। अच्छा, अब अगर ये रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग के रेडियस का फॉर्मूला है तो इसके डायमीटर का फॉर्मूला क्या होगा आप निकाल सकते हैं। तो बताइए डायमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग इन न्यूटन्स रिंग, न्यूटन्स रिंग की ब्राइट nth ब्राइट रिंग का डायमीटर का फॉर्मूला क्या था? dn इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय rn करते हैं, तो यहाँ पे हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को हम अंदर ले जाएंगे, रूट के अंदर लेके जाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 4 2n+1 लैम्डा r डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा तो आपको मिलेगा अंडर रूट के अंदर 2 2n+1 लैम्डा r। बोलिए क्लियर है? तो ये डायमीटर का फॉर्मूला है, nth डायमीटर, ठीक है, डायमीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग के डायमीटर का फॉर्मूला है और हमें इसी फॉर्मूले को यूज करना है क्योंकि आपसे बोला है कि न्यूटन्स रिंग के एक्सपेरिमेंट में आपको डायमीटर दिया गया है फिफ्थ ब्राइट रिंग का, और फिफ्थ का मतलब कि n बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 रख देंगे। तो सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही होंगी, कोई भी चीज ऐसा नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, सब कुछ चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो अब इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले को यूज करके हम इसका क्या निकालेंगे? डायमीटर हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं और एक बार डायमीटर निकल जाएगा तो रेडियस ऑफ अच्छा देखिए डायमीटर दिया गया है, अच्छा डायमीटर दिया गया है, हमें रेडियस निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी फॉर्मूले को बहरहाल हम इसी फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं कि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। तो हम अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे देखिए हमें क्या मिलेगा? दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा d² n बराबर 2 2n+1 लैम्डा r और r बराबर आपके सामने क्या आ जाएगा? dn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2n+1 टाइम्स ऑफ लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? फिफ्थ ब्राइट रिंग, n बराबर 5 और डायमीटर आपको दिया गया है, कितना दिया गया अभी सब? 4 mm दिया गया है, तो ठीक है उठा के पुट करिए। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और mm है 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ तो करेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा, तो 10⁻⁻6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे बात समझ में आ गई। और यहाँ पे आप करेंगे 2 और n बराबर क्या रखेंगे? n बराबर आप यहाँ रखेंगे फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया? 10+1 11 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 11 और ये आपको हो जाएगा लैम्डा। अब सारी वैल्यूज आप उठा के पुट कर दीजिए, 16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11 इनटू लैम्डा, और लैम्डा आपको कितना दिया गया है दोस्त? 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। तो 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया तो आप कितना रखेंगे? 6 10⁻⁻7 आपके सामने आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखिए, अब थोड़ा सा और इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, तो यहां से आपका कितना हो जाएगा? ये इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, ये चला जाएगा ऊपर तो आपको हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 6, यही हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, कुछ गलती तो नहीं, एक बार देख लीजिए, सब कुछ बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, आपको सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया तरीके से दी गई है, आपको रेडियस निकालना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो भी चीज आएगी वो किस में आ जाएगी? मीटर में आएगी ना, तो ठीक है, हमको तो लिखिए पूछा गया सेंटीमीटर में, तो एक काम करते हैं यहीं पे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि चीजें क्लियर होती चले। तो चलिए इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, इसको आप सिंप्लीफाई करके देखिए, 16 डिवाइडेड बाय ये आपका हो जाएगा, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, ये आपका 2 1 जा 2 2 8 टाइम्स हो जाएगा और 2 3 जा हो जाएगा, 2 4 जा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 10⁻3, ये आपका हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 33। तो 4000 डिवाइडेड बाय 33 कितना होता है दोस्त? 4000 डिवाइडेड बाय 33, जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करिए जरा। 4000 डिवाइडेड बाय 33, सब कुछ तो ठीक दिया गया है, कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ ठीक दिया गया है। 2 2 कितना आ रहा है? 1, हाँ देखिए, एक देखिए यहीं पे ये ऑप्शन गलत हो गया, 121 सेंटीमीटर लिखा है। हाँ अब देखिए 121 सेंटीमीटर लिखा है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन में थोड़ी सी गलती हो गई थी, 121 सेंटीमीटर है।
अब बताइए 4000 को जब आप 33 से गुणा भाग करेंगे तो आपका आएगा 120। अब इसको मैंने डिवाइड किया है 121.21। ये कितना आया है? ये आया है आपके सामने 121.12 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की रेडियस कितनी आ गई? 121.12 सेंटीमीटर, मतलब लगभग 121 सेंटीमीटर के आसपास। तो समझ में आ गया आपको कैसे करना है। आपको यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेनी है, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज और फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा है तो n बराबर यहाँ पे 5 लेके चलना है आपको, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक सारी चीजें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। और चलिए, तो ये है आपके सामने क्वेश्चन, कैसा लगा? ठीक है, समझ में आ गया। आपने कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप देखिए डायमीटर का फॉर्मूला दिया गया है, ब्राइट फ्रिंज की बात की गई है तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। अगर डार्क फ्रिंज की बात करता तो आप ये यूज करते हैं। अब आपको n की वैल्यू देगा कि n की कौन सी वैल्यू, मतलब अब भाई जाहिर सी बात है कि n बराबर हम यहाँ पे 0 कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? रेडियस 0 हो गया, बिल्कुल रेडियस 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब रेडियस, जब n बराबर 0 करेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना, है कि नहीं? तो सेंटर बात आ जाएगी, सेंटर बात आएगी तो सेंटर पे क्या बनेगा? डार्क फ्रिंज बन जाती है सेंटर, मतलब डार्क रिंग बन जाती है सेंटर। चलिए, तो ये इसको फटाफट से कॉपी करिए। रेडियस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस आ गया 121 सेंटीमीटर, लगभग आंसर आपका यही होगा, ठीक है। इसको आप कॉपी करिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिएगा। देखिए दोस्त, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये न्यूटन रिंग पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? न्यूटन्स रिंग कैन बी ऑब्टेन, न्यूटन वलय को प्राप्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है पारेषित और परावर्तित प्रकाश प्रणाली दोनों द्वारा, बोथ ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट सिस्टम। ऑप्शन बी है केवल पारेषित प्रकाश प्रणाली, ट्रांसमिटेड लाइट सिस्टम ओनली। ऑप्शन सी है प्रकाश के संकीर्ण स्रोत के साथ कोई भी प्रकाश प्रणाली, एनी लाइट सिस्टम विद नैरो सोर्स ऑफ लाइट। ऑप्शन डी है केवल परावर्तित प्रकाश प्रणाली, रिफ्लेक्टेड लाइट सिस्टम ओनली। और आपको मैंने बताया था कि न्यूटन्स रिंग के एक्सपेरिमेंट में हम इंटरफेरेंस को ऑब्टेन प्राप्त कर सकते हैं या न्यूटन्स रिंग को ऑब्टेन कर सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे से भी और ट्रांसमिटेड रे से भी। इसका मतलब बोथ ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट सिस्टम से हम न्यूटन्स के रिंग को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब वो बात अलग है कि रिफ्लेक्टेड लाइट मतलब परावर्तित किरण से जो न्यूटन्स रिंग बनता है उसकी इंटेंसिटी बहुत अच्छी होती है, उसकी तीव्रता बहुत अच्छी होती है। लेकिन ट्रांसमिटेड रे से या ट्रांसमिटेड प्रणाली से जो न्यूटन्स का रिंग बनता है उससे तीव्रता थोड़ी सी कम होती है, लेकिन दोनों केस में न्यूटन्स का रिंग बनता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और अगर आपने थ्योरी पार्ट देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, जरा से भी आपको टाइम नहीं लगाना इस क्वेश्चन में, तुरंत आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, न्यूटन्स रिंग का क्वेश्चन है। और जैसे कि आपसे पूरा वादा किया गया था कि न्यूटन्स रिंग पे क्वेश्चंस, थिन फिल्म पे, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म पे क्वेश्चंस और YDSC पे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। तो ये न्यूटन्स रिंग का आपका ये चौथा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इन न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट या न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द रेडियाई ऑफ mth और m+4 डार्क रिंग्स आर रिस्पेक्टिवली √5 मिलीमीटर और √7 मिलीमीटर। मतलब न्यूटन्स के रिंग के एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि mth डार्क फ्रिंज की त्रिज्या √5 mm है और m+4 डार्क फ्रिंज की त्रिज्या √7 mm है। तब आपसे m का मान पूछ रहा है कि बताइए m का मान क्या होगा, बस आपसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। हिंदी में लिखा गया है न्यूटन्स वलय के प्रयोग में mth तथा m+4 डार्क वलय की त्रिज्या क्रमशः √5 mm तथा √7 mm है। तब m का मान क्या होगा? आपसे m का मान पूछ रहा है, ऑप्शन दिया गया है 2, 4, 8, 10। क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किस अप्रोच के साथ करेंगे? कुछ भी नहीं करना है आपको। आप देखिए न्यूटन्स रिंग के बारे में बात की जा रही है और डार्क रिंग की रेडियस के बारे में बात की गई है। और डार्क रिंग की रेडियस का फॉर्मूला आप जानते हैं कि रेडियस ऑफ डार्क रिंग, रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग, nth डार्क रिंग के रेडियस का फॉर्मूला है क्या दोस्त? Rn इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2n लैम्डा, n लैम्डा r, माफ करिएगा n लैम्डा r, ठीक है। चलिए अब आपको सब कुछ यथावत दिया गया है कि nth डार्क रिंग और nth डार्क रिंग की रेडियस कितनी है? √5। तो आप प्रश्न के अनुसार आप क्या लिखेंगे? प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार आपको nth डार्क फ्रिंज की रेडियस दी गई है √5, तो दिया गया
5 mm बराबर m लैम्डा r इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दीजिएगा। और दूसरे केस में दिया गया कि m प्लस फोर्थ डार्क फ्रिंज की रेडियस √7 mm है, तो बस √7 बराबर अंडर के अंदर m प्लस 4 और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे लैम्डा r कर देंगे, समीकरण नंबर 2 बना के छोड़ देंगे। दोनों तरफ लगा है अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट को हम कैंसिल कर सकते हैं और समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दीजिए। तो आपको क्या करना है, समीकरण इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देना है और दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट को हटा सकते हैं। तो जब आप भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 7/5 इज इक्वल्स टू m प्लस 4 लैम्डा r बटे m। बोलिए कोई दिक्कत? और यहाँ पे आप क्या लगाएंगे लैम्डा r लिखना नहीं बोलेंगे क्योंकि लैम्डा लिखा हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। r से r कटेगा, लैम्डा से लैम्डा कटेगा, त्रियक गुणा करिएगा तो 7m हो जाएगा प्लस 7m बराबर 5m प्लस 20। 5m को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 7m माइनस 5m बराबर 20। यहां से m बराबर आपके सामने आ जाएगा 10। इसका मतलब दोस्त m का मान कितना है, 10 m का मान है। कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया आपके सामने? ऑप्शन नंबर डी एकदम परफेक्ट हो गया और लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप टिक मार कर दीजिएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर न्यूटन रिंग से क्वेश्चन आ गया तो यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। इसी तरह से फ्रेजल बाइप्रिज्म में जो क्वेश्चंस करा दूंगा, थिन फिल्म में जो क्वेश्चंस करा दूंगा, उसके बाहर की कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बस बने रहिए। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और आ गया न्यूटन रिंग के ऊपर और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इस पे आप टिक मार्क लगा लीजिए। न्यूटन रिंग पैटर्न, न्यूटन के रिंग के पैटर्न में इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम, यहां पे सबसे चीजें नोटिस करने वाली हैं। रिफ्लेक्टेड सिस्टम, परावर्तित प्रकाश प्रणाली में न्यूटन रिंग के प्रयोग में जब इसको देखा गया व्यूड अंडर व्हाइट लाइट, जब इस पे व्हाइट लाइट डाली गई, कंसिस्ट ऑफ, श्वेत प्रकाश में देखे गए परावर्तित निकाय में न्यूटन के वलय पैटर्न में शामिल है। ऑप्शन ए, समान दूरी पर स्थित चमकीले और गहरे रंग की पट्टियां जिसके मध्य एक काला धब्बा है। ऑप्शन बी, समान दूरी पर स्थित चमकीले और गहरे रंग की पट्टियां जिसके मध्य एक सफेद धब्बा है। ऑप्शन सी, कुछ रंगीन वलय जिनके मध्य एक काला धब्बा है। ऑप्शन डी, कुछ रंगीन वलय जिनके मध्य एक सफेद धब्बा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत लगा सकते हैं। रिफ्लेक्टेड सिस्टम में आप जानते हैं कि जब दो न्यूटन रिंग में जब एक रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, एक रिफ्लेक्टेड और एक रिफ्रैक्टेड रे जब आपस में सुपरपोज करती है तो इंटरफेरेंस की रिंग बनती है, इंटरफेरेंस पैटर्न होता है और सर्कुलर रिंग बनती है, कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स बनती हैं जिसके सेंटर पे काला धब्बा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दोनों वेव के बीच में λ/2 का पार्ट डिफरेंस होता है। इसका मतलब दो वेव अपोजिट फेज में मिलती हैं और जब दो वेव अपोजिट फेज में मिलेंगी तो डार्क फ्रिंज बनती है। तो यहाँ पे कैसी फ्रिंज बन जाएगी? डार्क। सेंटर पे क्या बनेगी? डार्क। तो यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्र पर काला धब्बा, तो जो भी केंद्र पर काला धब्बा है वो आंसर सही है। लेकिन केंद्र पर काला धब्बा यहाँ पे भी है, केंद्र पर काला धब्बा यहाँ पे भी है। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन गलत हो गया और डी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। बहुत बढ़िया। अब ए ऑप्शन सही है कि बी सी ऑप्शन सही है, कैसे पता लगाएं? तो आपको मैंने बताया था कि न्यूटन रिंग में जो रिंग्स बनती है उनके बीच में जो खाली जगह होती है वो धीरे धीरे घटती जाती है। जब आप केंद्र से दूर जाएंगे ना तो दो रिंग्स के बीच में जो जगह होती है, खाली जगह होती है, धीरे धीरे डिक्रीज करती जाती है। लेकिन ऑप्शन ए में आपको कह रहा है कि समान दूरी पर स्थित, जो कि बात गलत हो गई। दूरी समान नहीं होती। रिंग्स की जो फ्रिंजेस बनती हैं, डार्क और व्हाइट जो फ्रिंजेस बनती हैं, उनके बीच में जो स्पेसिंग होती है, जो खाली जगह होती है, वो केंद्र से जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे वैसे वैसे इनके बीच की स्पेसिंग डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब स्पेसिंग कांस्टेंट नहीं है न्यूटन रिंग के एक्सपेरिमेंट में। तो ऑप्शन ए पूरी तरीके से गलत हो गया। समान दूरी पर बोल रहा है जो कि पूरी तरीके से गलत है। सी ऑप्शन देखिए, कुछ रंगीन वलय मिलते हैं। कुछ क्या मिलते हैं? रंगीन वलय मिलते हैं, क्योंकि व्हाइट लाइट में विबग्योर होता है और आपको पता है कि जो वेवलेंथ होती है, जो फ्रिंज होती है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। इसका मतलब रेडियस वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। अगर आपने देखा होगा
डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज की जो रेडियस होती है इस प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ के प्रोपोर्शन होती है। इसका मतलब अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रेडियस की वलय मिलेंगी। तो वेवलेंथ जैसे रेड कलर की एक अलग मिल जाएगी, वॉयलेट कलर की एक अलग मिल जाएगी। तो इसका मतलब कुछ रंगीन वलय मिलेंगे जिनके मध्य एक काला धब्बा मौजूद होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट है। और इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये कह देता कि न्यूटन रिंग के पैटर्न में इन ट्रांसमिटेड सिस्टम, अगर ट्रांसमिटेड सिस्टम बोल देता तब उस केस में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता। कुछ रंगीन वलय जिनके मध्य में एक सफेद धब्बा होता है। सफेद धब्बा मतलब ब्राइट फ्रिंज बन जाती है। ट्रांसमिटेड रेज में न्यूटन रिंग के एक्सपेरिमेंट में जब ट्रांसमिटेड रेज आपस में ओवरलैप करती है तो सेंटर पे क्या बन जाता है, ब्राइट फ्रिंज बन जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे ट्रांसमिटेड सिस्टम लिखा होता तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता। बताइए, ठीक है, बात समझ में आ गई? आसान क्वेश्चन है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस की आपको तैयारी करनी पड़ेगी दोस्त, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बने रहिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है न्यूटन्स वलय का। जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको कराया है या जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं वो सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन है। और आप इस चीज की गारंटी ले लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन फंस जाएगा आपको। सारे चुनिंदा और सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं दोस्त। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिए। मैं देखना चाहता हूं क्वेश्चन आप कर पाते हैं कि नहीं। न्यूटन्स वलय के प्रयोग में 5वें और 10वें अदीप्त वलय मतलब डार्क वलय का व्यास क्रमशः 0.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। तो 20वें अदीप्त वलय का मान क्या होगा? न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, द डायमीटर ऑफ 5th और 10th डार्क रिंग आर 0.5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, then the value of 20th डार्क रिंग will be, 20वें डार्क रिंग का व्यास क्या होगा? तो आपको पता है कि न्यूटन रिंग के एक्सपेरिमेंट में तो डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग का रेडियस डायमीटर क्या होता है? तो डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग, हिंदी में क्या बोलेंगे? nth अदीप्त वलय का व्यास कितना होता है दोस्त? dn बराबर अंडर रूट के अंदर n लैम्डा r। खत्म हो गया। कह रहा है कि 5वें और 10वें वलय का व्यास दिया गया है। तो प्रश्न के अनुसार पहला व्यास कितना है? 0.5 और अंडर रूट के अंदर n बराबर क्या रखेंगे? 5 और यहाँ पे रखेंगे लैम्डा r। हमें इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 0.25 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 लैम्डा r, समीकरण नंबर 1 मानकर छोड़ देंगे। दूसरा कह रहा है कि 10वें अदीप्त वलय का डायमीटर आपको दिया गया है 1 सेंटीमीटर। तो इसी में उठा के रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? फॉर्मूला हम यही यूज करने वाले हैं, n लैम्डा r यूज करेंगे दोस्त। और लैम्डा n इस केस में कितना है? 1 सेंटीमीटर। उसके लिए n कितना है आपके सामने? 10वां। तो 1 रखिए बराबर अंडर रूट के अंदर 10 लैम्डा r। कोई समस्या नहीं है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो 1 बराबर 10 लैम्डा r आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। हमें निकालना है 20वें अदीप्त वलय का व्यास, मतलब हमको d20 निकालना है। d20 निकालने के लिए आपको 20 लैम्डा r ये हमें निकालना है। इसके लिए लैम्डा r आपको पता होना चाहिए। 20 तो दिया ही गया है, लैम्डा r पता होना चाहिए। लैम्डा r कैसे निकालें? अब तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि यहाँ पे भी लैम्डा r आ रहा है, यहाँ पे भी लैम्डा r आ रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। इक्वेशन 2 में माइनस इक्वेशन 1 कर दीजिए। 2 में से 1 को घटा दीजिए। जब 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा दोस्त? 0.75 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 में से जब 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5 लैम्डा r। और यहाँ से लैम्डा r बराबर आपके सामने आ जाएगा 0.75 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो कितना आ जाएगा? इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे बढ़ा देंगे 0। ये आपका हो जाएगा 5 1 5, 5 1 5, 5 25। ये हो जाएगा 15/100। कितना आ जाएगा दोस्त? 15/100 आ जाएगा। लैम्डा r का मान कितना आ गया? 15/100 आ गया। ये उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, उठा के यहाँ पे रख दीजिए। तो d20 बराबर आ जाएगा घात के अंदर 20 रखो मल्टीप्लाई बाय लैम्डा r कितना है? 15/20 सॉरी 15/100। अब देखो एक 0 से तो एक 0 कैंसिल कर सकते हैं
है ना। ये हो जाएगा 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 30 और ये बचेगा 10, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा सेंटीमीटर के अंदर। तो 20वें वलय का व्यास कितना है, √3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आपको समझ में आ गया किस तरह से किया गया है, और सबसे बढ़िया क्वेश्चन था आज का। ये क्वेश्चन सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट फंस सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि दो समीकरण बन गया और दोनों समीकरण में लैम्डा आर है। अब क्या करें, तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे ना कि इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको माइनस करना पड़ेगा, फिर माइनस करके आप लैम्डा आर निकालेंगे, और आर क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फटाफट से कॉपी कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त। हम ज्यादा क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, 15-20, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की तैयारी आपको करनी है, और आपको लगता है कि सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, आपके काम के हैं, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत ही मेहनत से मैं बना रहा हूं, और लगातार अभी, क्योंकि जब वीडियो अपलोड करते हैं तो सिर्फ 1 घंटे की वीडियो अपलोड होती है, लेकिन उसके पीछे कम से कम 2 से 2.5 घंटा चला जाता है। खैर कोई बात नहीं, मतलब मेरी मेहनत वसूल हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलिए इसी क्रम में हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, बस बने रहिए, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्त, ये इंटरफ्रेंस YDSC इंटरफ्रेंस पे क्वेश्चन आ गया, और YDSC इंटरफ्रेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, 2 कोहेरेंट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी रेशियो, 2 कोहेरेंट सोर्स में जो वेव निकल रही है उसकी इंटेंसिटी का रेशियो दे रहा है, आपस में इंटरफेयर करती है। द रेशियो ऑफ इंटरफेरेंस एट द मैक्सिमा और मिनिमा का रेशियो निकालना है। तो आपको निकालना है I max और I min निकालना है, और I max I min का आपको एक सूत्र मैंने बताया था, √I1 प्लस √I2 भागे √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। और 2 कोहेरेंट सोर्स से निकलने वाली वेव तरंगों की तीव्रता का अनुपात दे रहा है, मतलब I1 I2 का अनुपात दे रहा है। तो फटाफट, क्योंकि रेशियो है तो रेशियो को हम उठा के डायरेक्ट रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं बनेगी। चलिए देखिए, बताइए कैसे होगा। I1 की जगह क्या रखेंगे, 100 रख देंगे, प्लस I2 क्या रखेंगे, 1 अपॉन I1 की जगह रखेंगे 100 माइनस I2 रखेंगे 1, और यहाँ पे लगा देंगे स्क्वायर। बोलो क्लियर। 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10, बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा आपका 10 प्लस 1 अपॉन 10 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपका आ जाएगा 11/9 का होल स्क्वायर, यहाँ से बन जाएगा 121/81। इसका मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी के बीच में रेशियो कितना है, 121/81। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये इस आसान क्वेश्चन, इस तरह की क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, इसी तरह से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्त, एक फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखिए क्या कह रहा है कि इन फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द 2 कोहेरेंट सोर्स आर ऑब्टेन्ड बाय, जो 2 कोहेरेंट सोर्स हमें मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, 2 स्लिट से मिलते हैं, रिफ्लेक्शन से मिलते हैं, रिफ्रैक्शन से मिलते हैं, या इंटरनल रिफ्लेक्शन से मिलते हैं। आपको पता होगा कि फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में फ्रेस्नेल नाम के साइंटिस्ट ने कोहेरेंट सोर्सेस को ऑब्टेन करने के लिए बाइप्रिज्म यूज किया था, मतलब 2 प्रिज्म यूज किया, तो दोनों को बेस टू बेस जोड़ दिया था। जैसे कि मान लीजिए एक प्रिज्म आपके सामने ये है और एक प्रिज्म आपके सामने ये है, तो दोनों प्रिज्म को उसने क्या कर दिया था, बेस टू बेस जोड़ दिया था, और इस एंगल को उसने कितना बताया था, ½ डिग्री, और ये एंगल कितना रखा था, ½ डिग्री रखा था, और ये एंगल कितना होता था, 179 डिग्री होता था। और यहाँ पे हम लोग एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स रखते थे, और यहाँ पे आपका क्या होता था, सेंटर पार्ट होता था, और यहाँ पे हम रखते थे एक स्क्रीन। क्या रखते थे दोस्त, एक स्क्रीन रखते थे। अब होता क्या था कि एक, याद होगा आपको, एक लाइट रेस ऐसे स्ट्राइक करती थी और एक लाइट रेस ऐसे स्ट्राइक करती थी, और दोनों कैसे निकल जाती थी, बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाती थी। इसका मतलब ये पार्ट आपका कैसा पार्ट है, एल्यूमिनेटेड पार्ट है, मतलब इसी रीजन के अंदर आपको इंटरफेरेंस की पैटर्न देखने को मिलेगा। दूसरा आपको क्या होता था, आपको याद होगा कि जब एक लाइट रेस को हम ऐसे इंसिडेंट कराते थे, या एक लाइट रेस को हम ऐसे इंसिडेंट कराते थे, तो एक लाइट रेस कैसे निकल जाती थी, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे निकल जाती थी, और एक लाइट कैसे निकल जाती थी, बिल्कुल ऐसे निकल जाती थी। बोलिए है कि नहीं। तो ये लाइट रेस क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन के बाद निकल रही है। तो क्योंकि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, और रिफ्रैक्शन की वजह से आपको क्या मिलता है, 2 कोहेरेंट सोर्सेज मिल जाते हैं, S1 और S2 आपको क्या मिल जाते हैं, 2 कोहेरेंट सोर्सेज मिल जाते हैं। एक पैरेंट सोर्स से 2 कोहेरेंट सोर्सेज मिल जाते हैं, और इसी कोहेरेंट सोर्सेज की वजह से आपको इंटरफेरेंस की फ्रिंजेस मिलती हैं।
और आपको पता होना चाहिए कि मैंने बताया था कि फ्रेजेल बाइप्रिज्म के केस में आपको सेंटर पे क्या मिलती है, ब्राइट फ्रिंज मिलती है। क्या मिलती है, ब्राइट फ्रिंज। ऊपर क्या मिलती है, डार्क मिलती है। नीचे क्या मिलेगी, डार्क मिलेगी। फिर ऊपर क्या मिलेगी, ब्राइट मिलेगी। नीचे क्या मिलेगी, ब्राइट मिलेगी। ऊपर क्या मिलेगी, डार्क मिलेगी। नीचे क्या मिलेगी, डार्क। मतलब अल्टरनेटिव ऑर्डर में, जैसे बाईडीएससी के एक्सपेरिमेंट में होता था, वैसे फ्रेजेल बाइप्रिज्म के एक्सपेरिमेंट में होगा। अल्टरनेटिव ऑर्डर की आपको क्या मिलेंगी, फ्रिंजेस मिलेंगी। लेकिन सेंटर में हमेशा आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। फिर डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। और नीचे भी क्या होगा, सेंटर के नीचे डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट आपको फ्रिंजेस मिलेंगी। और आपको पता था कि सोर्सेज के बीच में हम लोग कितना डिस्टेंस रखते थे, डी डिस्टेंस रखते थे। इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मानते थे और पैरेंट सोर्स से लेकर प्रिज्म तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे, एक्स बोल देते थे। और इस प्रिज्म से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे, वाई बोलते थे। और आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो हम इसमें फ्रिंज विड्थ निकालते थे। क्या निकालते थे, फ्रिंज विड्थ। और फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता था, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला वही पुराना वाला जो हम लोग बाईडीएससी में पढ़ते थे, लैम्डा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। यहाँ पे कैपिटल डी कुछ नहीं होता, कैपिटल डी ये है आपके सामने, ये है आपका कैपिटल डी। इस बार कैपिटल डी किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लैम्डा x प्लस वाई करेंगे डिवाइडेड बाय स्मॉल डी कर देंगे। और स्मॉल डी क्या होता है, दो कोहेरेंट सोर्स के बीच की डिस्टेंस होती है। इस कोहेरेंट सोर्स के बीच की डिस्टेंस को हम एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे निकालते हैं। और एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू कितनी आती है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था 2 ये डिस्टेंस ले लेते हैं, ये डिस्टेंस x, 2x म्यू माइनस 1 और अल्फा। यहाँ पे अल्फा क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको बोलते हैं अल्फा एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल डी की वैल्यू निकलती है 2 मल्टीप्लाई बाय x म्यू माइनस 1 अल्फा। ये स्मॉल डी की वैल्यू कहां से निकालते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म से निकालते हैं, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन से यहाँ पे इसकी वैल्यू निकलती है। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंटल आपको वैल्यू लिखी है ना स्मॉल डी की वैल्यू, ये कहां से निकलती है, एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन से आपको इसकी वैल्यू देखने को मिलती है। हालांकि इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बस आप इतना याद रखिएगा कि फ्रेजेल बाइप्रिज्म के केस में ये आपको क्या मिल गया, कोहेरेंट सोर्स मिल गया। और किससे मिलता है, एक पैरेंट सोर्स से आपको दो कोहेरेंट सोर्सेज मिल जाते हैं। और दो कोहेरेंट सोर्स मिल गए तो आपस में इंटरफेरेंस के फ्रिंजेस आपको स्क्रीन पे देखने को मिलती हैं। दो कोहेरेंट सोर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, स्मॉल डी होती है। और इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, फ्रिंज विड्थ निकालते हैं। अब यहाँ से फ्रिंज विड्थ निकालने की एक टेक्निक होती है, अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था, फ्रिंज का फॉर्मूला होता था xn माइनस x नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल N होता था। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं कि आप क्रॉस वायर, आपने सोर्स पे क्रॉस वायर लगाया और सेंटर पे आपने क्या प्राप्त कर लिया, मतलब सेंटर को आपने मार्क कर लिया और सेंटर को आपने ब्राइट फ्रिंज से मार्क कर लिया। मान लीजिए वो स्केलिंग कितनी, x नॉट की स्केलिंग है। अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्रॉस वायर रख देंगे। क्या रख देंगे, क्रॉस वायर रख देंगे। और इस स्क्रीन को धीरे धीरे मूव करेंगे। जब स्क्रीन को आप मूव करेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई तब तक नहीं बदलेगी जब तक स्क्रीन और पैरेंट सोर्स सेम है, मतलब अपनी पोजीशन पे है। अगर स्क्रीन को या फिर पैरेंट सोर्स को अगर आप चेंज करेंगे, मतलब इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, तो फ्रिंज की चौड़ाई घटेगी बढ़ेगी। ठीक है, तो फ्रिंज की चौड़ाई तब तक कांस्टेंट रहेगी जब तक स्क्रीन और सोर्स दोनों अपने मेन पोजीशन पे हैं। तो जब आप क्रॉस वायर रखेंगे और स्क्रीन को थोड़ा सा घुमाएंगे तो थोड़ा सा क्या करेगी, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। क्रॉस वायर में थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ये जो शिफ्टिंग होती है, मान लीजिए यहां तक क्या हो गया, xn की शिफ्टिंग हो गई। तो पहली क्या थी, ये x नॉट की शिफ्टिंग थी, पहली कितनी होगी, xn की हो गई। तो xn में से x नॉट को माइनस कर देंगे और इसके बीच में जितने भी फ्रिंजेस आती हैं, इनके बीच में नंबर ऑफ फ्रिंजेस मान लीजिए कितनी, कैपिटल N है। तो फ्रिंज विड्थ कैसे निकालते हैं, xn माइनस x नॉट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रिंजेस। यहाँ पे n क्या होता है दोस्त, यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ फ्रिंजेस होता है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस होता है। बोलो ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक ऐसा तरीका है जिससे हम कोहेरेंट सोर्स को ऑब्टेन करते हैं। और कोहेरेंट सोर्स को ऑब्टेन करने का ये कौन सा तरीका है, वेव फ्रंट को डिवाइड करने का तरीका। इसमें वेव फ्रंट डिवाइड हो जाती है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट होता है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। क्लियर है। तो जिस फिनोमिना में रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो रहा है, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो रहा है, वहां पे वेव फ्रंट डिवाइड कर जाती है। और जिस सरफेस पे पार्शियल रिफ्लेक्शन पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा, वहां पे एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी डिवाइड कर जाएगी। तो वहां पे थिन फिल्म का सबसे अच्छा एग्जांपल है। वेव फ्रंट को डिवाइड करने का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन कौन सा अपने पास, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म भी है, लियोट्स मिरर है और यंग डबल स्लिट मॉडल है। यहाँ पे हम डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट करते हैं और वेव फ्रंट का डिवीजन करके हम कोहेरेंट सोर्स को ऑब्टेन करते हैं। आपको पता है कोहेरेंट सोर्स को ऑब्टेन करने के हमारे पास दो रास्ते हैं, वेव फ्रंट को डिवाइड करके और एम्पलीट्यूड को डिवाइड करके। वेव फ्रंट को डिवाइड करके हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं, जैसे कि बाईडीएससी हो गया, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म हो गया, लियोट्स मिरर हो गया।
एम्पलीट्यूड को डिवाइड करने के हमारे पास दो रास्ते हैं, जैसे कि आपका माइकलसन इंटरफेरोमीटर भी है, दूसरा आपके सामने है थिन फिल्म होगा। थिन फिल्म का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है न्यूटन्स रिंग। तो ये सारे अलग अलग तरीके हैं इंटरफेरेंस को ऑब्टेन करने के। ठीक है दोस्त, तो आपको पता है कि इन फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के एक्सपेरिमेंट में द टू कोहेरेंट सोर्सेज आर ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के प्रोसेस से दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑब्टेन किए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पे क्वेश्चन बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लैम्डा निकाला जाता है, लैम्डा की वैल्यू क्या जाती है स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इनटू बीटा। और स्मॉल डी आपको पता है, स्मॉल डी की वैल्यू आपके सामने है 2x म्यू माइनस 1 अल्फा डिवाइडेड बाय कैपिटल डी मल्टीप्लाई बाय बीटा। और बीटा कितना है मेरे दोस्त, बीटा है यहाँ पे xn माइनस x नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल n। और यहाँ पे कैपिटल डी क्या होगा, कैपिटल डी आपको होगा x प्लस वाई कर दीजिएगा, तो यहाँ पे x प्लस वाई कर दीजिएगा। तो उस मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ को निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। हालांकि मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ को निकालने का पास हमारे पास YDSC का भी एक्सपेरिमेंट है, हमारे पास फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म से भी हम क्या कर सकते हैं, लाइट की मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से या इस फॉर्मूले से। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बने रहिएगा। YDSC पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देंगे, थिन फिल्म पे करा देंगे, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म पे क्वेश्चन करा देंगे। और जाते जाते मैं आपको एक बात बताता जाऊं कि फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपके सामने जो दो कोहेरेंट सोर्स मैंने बताए थे कि दो कोहेरेंट सोर्स की अलग अलग पोजीशन मान लीजिए D1 D2 है। कोहेरेंट सोर्स की अलग अलग पोजीशन क्या है, D1 एंड D2 है। और मान लीजिए प्रिज्म और आईपीस, प्रिज्म और स्क्रीन के बीच में आपने एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया है, और उस कॉन्वेक्स लेंस को लगाने का पर्पस क्या है, ताकि आप सारी रेज को कन्वर्ट करके सेंटर पे आप इंटरफेरेंस का पैटर्न ऑब्टेन कर सकें। तो एक आईपीस पर एक क्लियर इमेज को ऑब्टेन करने के लिए मान लीजिए सोर्सेस की, दो कोहेरेंट सोर्सेस की अलग अलग पोजीशन है D1 D2, तो इनकी नेट इनकी इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द कोहेरेंट सोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा D इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर D1 डॉट D2। ये इस पे बेस्ड में क्वेश्चन कराऊंगा, इस पे बेस में क्वेश्चन कराऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और अगर आपको फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म पढ़ना होगा तो बता दीजिएगा, मैं इस पे ही आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है दोस्त, अभी और क्वेश्चन आना बाकी है, मैं अभी ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उस पर हम सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा डिफ्रैक्शन, विवर्तन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और अलग अलग तरह के विवर्तन को एक्सप्लेन कर देंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की। देखिए आगे के जो क्वेश्चंस हैं तो मैं सोच रहा हूँ इसी वीडियो में ही मर्ज कर देता हूँ, क्योंकि ये जो आगे के क्वेश्चंस हैं ना वो थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग थोड़ा इसी तरह से देख सकते हैं, स्क्रीन को रिकॉर्ड करके देख सकते हैं, उसमें फिर मुझे बोर्ड पे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए आपके क्वेश्चंस इस तरह से भी आ सकते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं आपके LT साइंस GIC के एग्ज़ाम में। जैसे कि देखिए आपके सामने ये फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का एक क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इन फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द टू कोहेरेंट सोर्सेज आर ऑब्टेन। मतलब फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के एक्सपेरिमेंट में जो दो कोहेरेंट सोर्सेज हमें मिलते हैं वो किससे मिलते हैं, दो स्लिट से मिलते हैं, रिफ्लेक्शन से मिलते हैं, रिफ्रैक्शन से मिलते हैं, या इंटरनल रिफ्लेक्शन से मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट है, रिफ्रैक्शन से मिलते हैं। देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि रिलेशन बिटवीन रे एंड वेव फ्रंट, मतलब प्रकाश की किरण और तरंगार्ग के बीच में क्या संबंध होता है। आपके सामने सारे ऑप्शन दिए गए हैं। रेज आर एट एक्यूट एंगल टू वेव फ्रंट, मतलब रेज वेव फ्रंट से 90 डिग्री के कम के कोण पे होती है। दूसरा ऑप्शन है कि रेज आर पैरेलल टू द वेव फ्रंट, की किरण वेव फ्रंट मतलब तरंगार्ग के समानांतर होती है। ऑप्शन C है रेज आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, की प्रकाश की किरणें तरंगार्ग पे लंबवत होती हैं। या ऑप्शन D है कि रेज आर टेंजेंट टू द वेव फ्रंट, कि प्रकाश की किरणें तरंगार्ग पर स्पर्शरेखीय होती हैं। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C, रेज आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन और है कि व्हेन व्यूड इन वाइट लाइट, जब हम लोग वाइट लाइट में व्यूड करते हैं, अ सोप बबल शोज कलर बिकॉज ऑफ, सोप बबल में कलर दिखाई देते हैं, किसके वजह से होता है, मतलब प्रकाश की कौन सा ऐसा फिनोमिना होता है, इंटरफेरेंस, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, डिफ्रैक्शन। ये मैं आपको बता चुका हूँ। सोप बबल में या थिन फिल्म इंटरफेरेंस में कौन सा फिनोमिना होता है, इंटरफेरेंस का फिनोमिना होता है। तो याद रखिएगा सोप बबल जो चमकने लगता है या उसमें कलर दिखाई देता है वो इंटरफेरेंस की वजह से होता है।
देखिए क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट वाला है। ये क्वेश्चन हालांकि आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज़ हाफ्ड, मतलब दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस को आधी कर दी जाए। एंड डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज़ डबल, द फ्रिंज विद विल बी। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको यहीं से करके दिखा देता हूँ। देखिए इसमें कोई किसी ब्रश को मैं अच्छी तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं देख लेता हूँ, ये वाला ब्रश ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए आपको फ्रिंज विथ का फॉर्मूला बताया। फ्रिंज विथ का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? फ्रिंज विथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा, लैम्डा एक मिनट, हाँ यहाँ बनाते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है डी, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये फ्रिंज विथ का फॉर्मूला होता है कि नहीं? तो मान लीजिए अगर ये एक्सपेरिमेंट हम लोग एयर में कर रहे हैं तब तो फ्रिंज विथ का फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें कह रहा है कि अगर हम कैपिटल डी और स्मॉल डी को अगर चेंज करेंगे तो फ्रिंज विथ भी चेंज हो जाएगी। तो मान लीजिए फ्रिंज विथ चेंज होकर कितनी हो गई? बीटा डैश हो गई। तो चलिए मान लेते हैं फ्रिंज विथ चेंज होकर बीटा डैश हो गई। तो देखते हैं अब बीटा डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके सामने। बीटा डैश बराबर हो जाएगा लैम्डा डी लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी डैश। अब देखिए यहाँ पे लैम्डा तो सही है, कैपिटल डी डैश मतलब डी डैश किसके बराबर है? डी डैश होता क्या है? स्लिट से स्क्रीन तक की बीच की दूरी होती है। और यहाँ पे दिया गया है कि द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज़ डबल, मतलब 2D दिया गया है। और यहाँ पे स्मॉल डी कितना दिया गया? देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट इज़ हाफ, मतलब दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस को आधी कर दी जाए, मतलब स्मॉल डी बाय टू। जब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त? 4 हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना? देखिए 4 लैम्डा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी कर सकता हूँ कि नहीं? तो बताइए फ्रिंज विथ कितनी हो गई? फ्रिंज विथ 4 गुनी हो गई। तो यहाँ से ऑप्शन दिया जा रहा है द फ्रिंज विथ विल बिकम 4 टाइम्स डबल रिमेन सेम हाफ्ड। तो उसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 टाइम्स, ऑप्शन नंबर ए इज़ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है और इसी तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। वेट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। 2 सोर्स ऑफ लाइट आर कोहेरेंट, लाइट के 2 सोर्स कोहेरेंट हो सकते हैं इफ़ दे हैव डिफरेंट फ्रिक्वेंसी एंड रैंडम फेज, गलत। डिफरेंट फ्रिक्वेंसी विद द कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप, गलत। सेम फ्रिक्वेंसी एंड विद द कांस्टेंट फेज डिफरेंस, यस। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। जिसकी फ्रिक्वेंसी सेम हो और जिसके बीच में एक समान और एक नियत कलांतर हो या कला का अंतर हो, ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट है। तो इसमें आप टिक लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज कैरीड आउट यूजिंग 2 बल्ब्स। अगर 2 बल्ब इंस्टेड ऑफ यूजिंग 2 स्लिट, अगर 2 स्लिट के बजाय अगर 2 बल्ब अगर हम इस्तेमाल करें और 1 सोर्स यूजिंग 2 स्लिट्स एंड 1 सोर्स, देन फ्रिंजेस विल बी इलिप्टिकल, नो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व, फ्रिंज विल बी डार्क या इंटरफेरेंस फ्रिंजेस विल बी कलर्ड। तो फटाफट बताइए कि बल्ब अगर यूज़ किया जाए, 2 बल्ब यूज़ किया जाए 2 स्लिट के बजाय, तो पहली बात अगर आप 2 बल्ब यूज़ करेंगे तो 2 अलग अलग सोर्स हो जाएंगे और 2 सोर्स अगर अलग अलग हो गए तो इंटरफ्रेंस का पैटर्न कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। नो इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस विल बी ऑब्टेन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस अ डार्क फ्रिंज, 2 कोहेरेंट सोर्स डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस करते हैं व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरिंग वेव विल बी। 2 कोहेरेंट स्रोत एक अदीप्त फ्रिंजेस बनाते हैं जब इनके बीच में फेज डिफरेंस हो 2 पाई 2n-1 टाइम्स ऑफ पाई 0 या n। तो जब इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा फटाफट बताइए। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि इनके बीच में कितना फेज़ होना चाहिए, 2n-1 टाइम्स ऑफ पाई का अगर फेज़ डिफरेंस होता है 2 वेव के बीच में तो ये डार्क फ्रिंजेस बनाती है, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त? इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन यंग एपरेटस इज इमर्स्ड इन वाटर, द इफेक्ट ऑन अ फ्रिंज विद विल बी। जब यंग के एपरेटस को वाटर में डाल देते हैं तो फ्रिंज विद पर क्या असर पड़ता है? आपको मैंने बताया था फ्रिंज विथ पर क्या असर पड़ता है, मैं चीज़ आप लोगों को लिखवा भी है।
चलिए देखिए, मैं आपको बता देता हूँ इस पर क्या असर पड़ता है। फ्रिंज विद हो जाता है बीटा डैश बराबर बीटा बटे म्यू। म्यू टाइम क्या करता है, फ्रिंज विथ घट जाता है, म्यू टाइम्स फ्रिंज विथ घट जाता है। तो मान लीजिए पहले फ्रिंज विथ थी बी था, अब आपने म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वाटर में डाल दिया, तो फ्रिंज विथ क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स घट जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप फटाफट से नोट करते चलिए दोस्त, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है आपका सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर कौन सा सही है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस बाय द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता बाय द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट को डिवाइड करके। देखिए वेव फ्रंट को डिवाइड करके हम कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन कर सकते हैं, किस तरह से, फ्रेजल बाइप्रिज्म से हो सकता है, लियोट्स मिरर से हो सकता है, और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हो सकता है। लेकिन इंटरफेरेंस बाय द थिन फिल्म में वेव फ्रंट डिवाइड नहीं करती, उसमें एम्पलीट्यूड या फिर इंटेंसिटी लाइट रेज की ये डिवाइड कर जाती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके सामने क्या होगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके सामने होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगर प्रकाश का स्रोत रेखिक हो, अगर प्रकाश का स्रोत रैखिक हो तब तरंगार्ग कैसा दिखाई देता है। अगर प्रकाश का स्रोत रैखिक हो तो तरंगार्ग दिखाई देता है बेलनाकार। कैसे दिखाई देता है दोस्त, तरंगार्ग दिखाई देता है बेलनाकार। और आपको पता होना चाहिए अगर प्रकाश का स्रोत बिंदु स्रोत है तब तरंगार्ग कैसा दिखाई देगा, गोलाकार। और अगर प्रकाश की किरणें समानांतर आ रही हैं तब तरंगार्ग कैसा दिखाई देगा, समतल, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेजनल द्विप्रिज्म प्रयोग हवा के बदले पानी में किया जाता है। फ्रेजनल का द्विप्रिज्म प्रयोग हवा के बदले पानी में किया जाता है, तब फ्रिंज की चौड़ाई होगी, घटेगी इसमें भी, क्योंकि आपको पता है कि फ्रेजनल बाइप्रिज्म में भी जो फ्रिंज विद का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, यही तो फॉर्मूला होता है। तो फ्रेजनल बाइप्रिज्म में भी फ्रिंज की चौड़ाई लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब आप इसको किसी वाटर में डालेंगे, किसी पानी में डालेंगे, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई उस, अगर आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेवलेंथ के इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ द लाइट के इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल होता है। तो जब आप लोग पानी में डालेंगे तो वेवलेंथ घट जाएगी, और वेवलेंथ घटने से क्या हो जाएगा, बीटा घट जाएगा, बीटा मतलब फ्रिंज विड्थ घट जाएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आई थिंक आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद भी है, यदि यंग के द्विझिर्री प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश स्रोत को लाल से बैंगनी में बदल दिया जाए। यदि यंग की द्विझिर्री प्रयोग में, यंग एक्सपेरिमेंट मॉडल में अगर प्रकाश का स्रोत को लाल से बैंगनी में बदल दिया जाए तो फ्रिंजें अधिक चमकीली हो जाएंगी, क्रमागत फ्रिंज रेखाएं पास पास आ जाएंगी, केंद्रीय चमकीली फ्रिंज एक अंधेरी फ्रिंज बन जाएगी, न्यूनतम की तीव्रता बढ़ जाएगी। और आपको पता है कि ये मैंने आपको बताया था कि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब फ्रिंज विड्थ किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे। अगर रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो रेड कलर के लिए फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और वॉयलेट कलर के लिए वेवलेंथ कम होता है तो वॉयलेट कलर के लिए फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई कम होगी। तो कह रहा है कि अगर प्रकाश के स्रोत को लाल से बैंगनी में बदल दिया जाए तो लैम्डा कम कर रहे हैं आप, वेवलेंथ को कम कर रहे हैं, और वेवलेंथ को कम करने से क्या होगा, फ्रिंज की चौड़ाई कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और केंद्रीय चमकीली फ्रिंज एक अंधेरी फ्रिंज बन जाएगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने, चलिए अच्छा बाकी की जो क्वेश्चन है थोड़ा सा फ्रेजल बाइप्रिज्म पे क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो ये थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे जो आपके वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद हम थोड़े से एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।